हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आइए, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, और श्वसन के बारे में हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद यहाँ देखना शुरू करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं श्वसन के बारे में। तो हम लोग पहली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे पौधों में श्वसन। क्या पढ़े थे? पौधों में श्वसन। और आज हम लोग को पढ़ना है जंतुओं में श्वसन। किसमें पढ़ना बाबू? जंतुओं में श्वसन। चलिए, तो हम लोग देखते हैं जंतुओं में श्वसन के बारे में। तो हम लोग पढ़े थे पौधों में श्वसन में कि किसके किसके माध्यम से होती है। तो पत्तियों के माध्यम से, स्टोमाटा के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से, वात रंध्र के माध्यम से। लेकिन मनुष्यों में या जंतुओं में अलग अलग प्रकार के श्वसन के लिए अंग होते हैं। जैसे निम्न श्रेणी के जंतु। क्या पढ़ना छोटू? निम्न श्रेणी के जंतु, निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जंतु, निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जंतु में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा, यानी डिफ्यूजन द्वारा। किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा होता है। जैसे एक कोशिकीय जीव में आता है क्या? अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। तो इन जीवों में श्वसन किसके माध्यम से होती है? विसरण द्वारा होती है। किसके माध्यम से? विसरण द्वारा। हम लोग पढ़े थे अमीबा में श्वसन। जैसे इसकी ये कोशिकीय जीव, तो इसका श्वसन किसके माध्यम से होता है? विसरण द्वारा, कोशिका के अंदर से प्रवेश करती है। उसी प्रकार पैरामीशियम में भी हम लोग पढ़े थे। तो पैरामीशियम में भी श्वसन किसके माध्यम से होता है? विसरण द्वारा होती है। तो इस प्रकार निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जंतु में अगर बात करें छोटू, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु, तो निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु में भी श्वसन किसके माध्यम से होती है? विसरण द्वारा होती है। किसके माध्यम से होती है? विसरण द्वारा होती है। निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु में जैसे हाइड्रा, क्या होती है? हाइड्रा। तो इसमें भी श्वसन किसके माध्यम से होती है? विसरण द्वारा। लेकिन उच्च वर्गीय, क्या पढ़ना छोटू? उच्च वर्गीय बहुकोशिकीय जंतु, बहुकोशिकीय जंतु में श्वसन के लिए विभिन्न प्रकार के अंग होती है। जैसे श्वास नली, क्या होती है? श्वास नली, जिसे हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। गिल्स, फेफड़ा यानी लंग्स। ट्रैकिया, गिल्स और लंग्स के माध्यम से होती है। क्योंकि बहुकोशिकीय जंतु में ऊर्जा की काफी अधिक आवश्यकता होती है। तो काफी अधिक आवश्यकता के लिए क्या चाहिए? विशेष प्रकार के अंग चाहिए, क्योंकि विसरण के माध्यम से बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच पाती है। इसलिए बहुकोशिकीय जंतु में विशेष प्रकार के अंग होते हैं श्वसन के लिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि बहुकोशिकीय जंतु में जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं श्वास नली के बारे में। किसके बारे में? श्वास नली के बारे में। अगर हो गया होगा तो नोट कीजिएगा। चलिए आगे। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिएगा छोटू, अब हम लोग को पढ़नी है कि बहुकोशिकीय जंतुओं में श्वसन के लिए अंग। तो देखिएगा, तो बहुकोशिकीय में श्वसन के लिए प्रमुख रूप से 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन होती है? पहला श्वास नली। क्या होती है? श्वास नली, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया भी बोलते हैं। श्वास नली। दूसरी होती है गिल्स। क्या होती है छोटू? गिल्स, जिसे गलफड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलफड़ा। तीसरी होती है बाबू फेफड़ा, जिसे लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग्स। क्या होती है? लंग्स। तो बहुकोशिकीय जंतुओं में श्वसन के लिए मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कॉपी लेकर के बैठिए, साथ साथ में बोलते चलिए, तब मजा आएगा छोटू।
न तो ऐसे ही वीडियो देखते देखते वीडियो पार हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए कॉपी लेकर के बैठिए। अब आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं छोटू, इसके माध्यम से श्वास नली यानी क्या होती है, ट्रैकिया क्या होती है, यानी इसके द्वारा श्वसन किन किन जीवों में होती है। तो देखिए कहेंगे बहुकोशिकीय, उस श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु, क्योंकि ये सभी अंग जो है श्वसन के लिए अंग जो है किसमें होती है, उस श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु में। किसमें होती है छोटू, बहुकोशिकीय जंतु। यानी कहे ना कि श्वास नली क्या है, तो कहेंगे उस श्रेणी के जंतु बहुकोशिकीय, उस श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु में श्वसन के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं जिसे ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। इसके माध्यम से श्वसन कीटों में होती है। किसमें होती है, कीटों में होती है। यानी श्वास नली द्वारा श्वसन किसमें होती है, कीटों में होती है। जैसे टिड्डा, क्या हो गया, टिड्डा, तिलचट्टा इत्यादि। तो इनमें श्वसन के लिए किस प्रकार के अंग होते हैं, श्वास नली। तो क्वेश्चन पूछेगा कि टिड्डा और तिलचट्टा या कीटों में श्वसन के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, श्वास नली या ट्रैकिया। क्लियर। अब आगे समझिएगा, इसमें जो श्वसन होती है रक्त के माध्यम से नहीं होती है, रक्त द्वारा नहीं होती, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को बांधने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं होती, हीमोग्लोबिन नहीं होती है। क्लियर। तो ये हम लोग पढ़े ट्रैकिया द्वारा श्वसन। तो पूछेगा ट्रैकिया क्या लिख लें, उस श्रेणी के जंतु बहुकोशिकीय, उस श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु में श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं, उसे श्वास नली कहते हैं या ट्रैकिया कहते हैं। इसके द्वारा श्वसन कीटों में होती है, इसके द्वारा श्वसन कीटों में होती है, जैसे टिड्डा, तिलचट्टा इत्यादि। श्वास नली द्वारा जो श्वसन होती है तिलचट्टा और टिड्डा में, इसमें रक्त के द्वारा श्वसन नहीं होती, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जैसा रंजक या इसके जैसा और कोई रंजक उपस्थित नहीं होती। क्लियर। तो समझ में आ गया, थैंक यू। अब तो आगे समझते हैं गिल्स द्वारा, किसके द्वारा श्वसन। चलिए हो गया होगा तो नोट कीजिएगा छोटू, हो गया। चलिए आगे समझते हैं हम लोग, कॉपी कलम लेकर के एकदम बैठिए, नोट करते जाइए, और वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, और जितना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी आपके दोस्त पढ़ सकें। देखिए गिल्स द्वारा श्वसन, तो यह क्या है, तो यह भी कहेंगे उस श्रेणी के जंतु बहुकोशिकीय, उस श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु में श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग होती है, जिसके द्वारा श्वसन जलीय जीवों में होती है। किसमें होती है, जलीय जीवों। क्लियर। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि गिल्स क्या है, तो कहेंगे उच्च श्रेणी के बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन के लिए विशेष प्रकार के अंग होती है, जिसे गिल्स कहते हैं। इसके द्वारा श्वसन यानी गिल्स द्वारा श्वसन जलीय जीवों में होती है। किसमें होती है, जलीय जीवों में होती है। क्लियर। यानी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग कहें तो मछली, इसके यानी मछली में श्वसन किसके माध्यम से होती है, गिल्स के माध्यम से। और भी जलीय जीव में आते हैं झींगा, तो झींगा में भी श्वसन किसके माध्यम से होती है, क्या किसके माध्यम से, गिल्स के माध्यम से। क्लियर। उसी प्रकार और भी जलीय जीव आते हैं। अब हम लोग समझते हैं गिल्स के बारे में। मछली में, तो मछली में गिल्स जो होती है दो समूहों में बटी होती है। कितने समूहों में बटी होती है, दो समूहों में बटी होती है। मछली में गिल्स कितने समूहों में बटी होती है, दो समूहों में बटी होती है, जो आंखों के ठीक पीछे स्थित होती है। कहाँ होती है, आंखों के जस्ट पीछे होती है। जैसे मान लीजिए यह मछली है, और ये चित्र हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तो आंख के जस्ट पीछे क्या होती है, गिल्स होती है। क्या होती है, गिल्स होती है, जिसमें अनेकों गिल होते हैं यानी पट्टी होते हैं, यानी गिल्स पट्टिकाएं। क्लियर। जब यह पानी के संपर्क में, पानी में तो रहती है, तो जब पानी इसके मुंह में प्रवेश करती है उसके साथ भोज्य पदार्थ जाती है, तो भोज्य पदार्थ ग्रसनी में पहुंच जाती है, परंतु वायु कहाँ, जल कहाँ आती है,
इसके गिल्स में यानी गलफड़ा में, यानी इसके माध्यम से फिर ऑक्सीजन में हम लोग जानते हैं सभी जल में कि क्या होती है, जल में ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, जल, क्योंकि यह बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसमें से ऑक्सीजन को यह अवशोषित कर लेता है और इसके माध्यम से इसमें श्वसन हो पाती है। क्लियर। अब आगे हम लोग समझते हैं छोटू फेफड़ों द्वारा श्वसन। किसके द्वारा श्वसन, फेफड़ों द्वारा श्वसन। तो फेफड़ों द्वारा श्वसन उच्च वर्गीय जंतु, कौन से जंतु, उच्च वर्गीय जंतु में होती है, उच्च वर्गीय बहुकोशिकीय जंतु में। किसके जंतु में, उच्च वर्गीय बहुकोशिकीय जंतु में श्वसन किसके माध्यम से होती है, फेफड़े के माध्यम से होती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बात करें तो मानव, यानी मैमेलिया वर्ग में जितने भी आते हैं, मैमेलिया वर्ग, एबीज वर्ग में जितने भी आते हैं पक्षी हो गए। तो इस प्रकार और भी जीव हैं, जैसे मेढक, इसमें भी मेढक में फेफड़े द्वारा भी श्वसन होती है और फेफड़े के अलावा त्वचा के माध्यम से भी श्वसन होती है। समझ रहे हैं, क्लियर। फेफड़े में किसके द्वारा होती है ना, सॉरी, मेढक में फेफड़े द्वारा भी श्वसन होती है और त्वचा के माध्यम से भी श्वसन होती है। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं मानव में श्वसन तंत्र। किसमें पढ़ेंगे, मानव में श्वसन। तो क्या फेफड़ा क्या हो जाएगा समझ में, कि कहेंगे उच्च वर्गीय जंतु, उच्च वर्गीय बहुकोशिकीय जंतु में श्वसन के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं, उसे फेफड़ा कहते हैं। फेफड़े द्वारा श्वसन मैमेलिया वर्ग, एबीज वर्ग और भी वर्टिब्रेटा वर्ग इत्यादि जीवों में श्वसन होती है। अब आइए हम लोग आगे भी फेफड़े के बारे में जानेंगे कि फेफड़ा क्या होती है, मानव के फेफड़े के बारे में। फिलहाल अभी हम लोग समझते हैं मानव में श्वसन तंत्र। क्या पढ़ा छोटू, मानव में श्वसन तंत्र। नोट कीजिएगा, टेक ए टाइम प्लीज। ओवर। अब हम लोग को पढ़नी छोटू मानव में श्वसन तंत्र। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आगे शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त आपके जुड़ पाए और पढ़ पाए, बिहार बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर सकें। और भी आगे वीडियो हम डालते रहेंगे जब तक बिहार बोर्ड की अभी एग्जाम नहीं हो जाती, और प्रयास करेंगे कि और भी सब्जेक्ट को हम डालें। फिलहाल अभी हम एक सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं बायोलॉजी, जिसे हम पूरा करने के बाद जस्ट हम दूसरे या बीच में ही कोई दूसरे सब्जेक्ट भी शुरू करेंगे, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गए और इंग्लिश भी हम पढ़ा रहे हैं, उसे भी आप देखना ना भूलें। आपको बेसिक भी यानी शुरुआत से हम लेकर के चल रहे हैं ताकि बेसिक भी मजबूत हो पाए। जहां तहां से इंग्लिश तो पढ़े होंगे लेकिन हम स्टार्ट से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा बाबू, मानव में श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन तंत्र देखिए, मानव में श्वसन के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं जो फेफड़ा होते हैं, अभी हम लोग पढ़े। चलिए हम उसके पूरे श्वसन तंत्र को देखते हैं, मानव के पूरे श्वसन तंत्र को। तो हम लोग आहार नाल भी पढ़े हैं, उसी प्रकार इसी को भी हम लोग समझते चलेंगे कि मानव में श्वसन तंत्र कैसे होती है। देखिएगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये मुख्य गुहा, तो मुख्य गुहा से भी एक पाइप जुड़ी रहती है जो कहाँ जाती है, ग्रसनी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, ग्रसनी में। और जस्ट इसके मुख्य गुहा के ऊपर, मुख्य गुहा के ऊपर नाक होती है और नाक से जो नली जाती है जिसे हम लोग नासिका विष्णु कहते हैं, और यह भी जान करके ग्रसनी में जुड़ जाती है। किसमें जुड़ जाती है, ग्रसनी में जुड़ जाती है। और ग्रसनी में हम लोग जानते हैं कि दो भागों में बढ़ जाती है ग्रसनी, आगे चल करके निगल द्वार और कंठ द्वार के माध्यम से, और एक श्वास नली में चली जाती है और एक ग्रास नली में चली जाती है। निगल द्वार और कंठ द्वार, समझ, निगल द्वार और कंठ द्वार। तो निगल द्वार जो कहाँ चली जाती है, ग्रास नली में, और कंठ द्वार जो कहाँ चली जाती है, श्वास नली में। तो हम लोग श्वास नली को देखते हुए चलेंगे, किसके, श्वास नली को। ये श्वास नली में आ जाती है, समझिए। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से जुड़ जाती है और एक श्वास नली में चली जाती है और एक ग्रास नली में। और जैसे श्वास नली में आती है तो एक रचना मिलती है। क्या मिलती है, रचना मिलती है जिसे हम लोग लैरिंक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, लैरिंक्स, या स्वर यंत्र भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र, लैरिंक्स या स्वर यंत्र।
यानी होती क्या है, तो कंठ द्वार के जस्ट ऊपर, कंठ द्वार के जस्ट ऊपर एक गोल रचना होती है, एक ढक्कन होती है, जो क्या कहलाती है, लैरिंक्स कहलाती है, जो श्वास नली को अंदर सांस को यानी वायु को कहां जाने देती है, श्वास नली में जाने देती है। कहां जाने देती है, श्वास नली में जाने देती है। यानी आगे चलकर यह 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। श्वास नली आगे चलकर कितने भागों में बढ़ जाती है, थोड़ी और लंबी करते हैं, समझिएगा। देखिए श्वास नली आगे चलकर कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में। जो एक चली जाती है दाएं फेफड़े में, जो एक कहां चली जाती है, दाएं फेफड़े में, और एक कहां चली जाती है, बाएं फेफड़े में। एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में। समझिएगा, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एक दाएं फेफड़े में चली जाती है और एक बाएं फेफड़े में चली जाती है। नामकरण देख लीजिएगा। तो हम लोग श्वास नली का सबसे पहले डेफिनेशन समझिए। श्वसन अंग, मानव का श्वसन अंग तैयार होता है कैसे, तो नासिका छिद्र, क्या होता है, नासिका छिद्र। देखिए नाक जो है देखें पीछे की ओर 2 छिद्रों में खुलती है, जो क्या कहलाती है, देखिए आगे 2 छिद्रों में और ये पीछे की ओर नासिका बेस में चले जाते हैं। ये तो क्या कहते हैं, नाक में 2 छिद्र होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नासिका छिद्र कहते हैं। नासिका छिद्र जस्ट पीछे की ओर नली में खुलती है, जो 2 भागों में बढ़ जाती है नासा पट्टिका के माध्यम से, जिसे बोलते हैं नासिका बेस में। क्या बोलते हैं, नासिका बेस में कहते हैं। जो किसके माध्यम से बढ़ी जाती है, नासा पट्टिका के माध्यम से। किसके माध्यम से बढ़ी जाती है, नासा पट्टिका। नासिका में देखिएगा 2 छिद्र रहेंगे और नाक में, और बीच में एक मोटी पट्टी मिलेगी उपास्थि की बनी हुई, जिसके दोनों तरफ 2 छिद्र मिलेंगे, जो नासिका बेस में पीछे की हो जाती है, जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार रचना होती है। नासिका बेस में क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार रचना होती है। इसी को हम लोग कांची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांची बोलते हैं। क्लियर। आगे नासिका बेस में कहां जुड़ जाती है, श्वास नली में, ग्रसनी में, और ग्रसनी आगे जान करके यहां से कंठ द्वार के माध्यम से कहां जुड़ जाती है, श्वास नली में। यानी नासिका बेस में अंत में कहां मिलती है, लास्ट में आगे चल करके, तो श्वास नली में। किसमें मिलती है, श्वास नली में। और श्वास नली आगे चल करके 2 भागों में बढ़ जाती है। देखिए एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, जो क्या कहलाती है, श्वसनी कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वसनी या ब्रोंकस। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंकस। और श्वास में ब्रोंकस पीछे की ओर जाकर के फेफड़ों में जुड़ी होती है और अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। या क्या होती है, अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। देखिए इस प्रकार अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। उसी प्रकार इस साइड भी बढ़ जाती है। यह जो रचना है इसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनिका। क्या बोलते हैं, श्वसनिका, जिसे ब्रोंकियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस। यानी नासिका छिद्र, नासिका बेस में श्वास नली, ये सब रचना देख रहे हैं। नासिका छिद्र, नासिका बेस, श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिका। और ये कहां चल जाती है, फेफड़ों में। कहां चली जाती है, लास्ट में फेफड़ों में जुड़ जाती है, यानी फेफड़ा। इन सभी अंग मिल करके निर्माण करती है श्वसन। क्या निर्माण करती है, श्वसन। तो कहेगा श्वसन क्या है, तो कहेंगे नासिका छिद्र, नासिका बेस, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े को मिला करके एक अंग का निर्माण होती है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन अंग कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे। क्या समझेंगे, बारी बारी से इन सभी रचनाओं को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, नासिका छिद्र। क्या पढ़े, नासिका छिद्र। तो कहेंगे नाक में 2 छिद्र होती है, नाक में 2 छिद्र होती है, उसे क्या बोलते हैं, नासिका छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिका छिद्र कहते हैं। जो पीछे की ओर, जो पीछे की ओर, ये नासिका छिद्र क्या होती है, पीछे की ओर एक नासा पट्टिका के द्वारा, एक नासा पट्टिका के द्वारा 2 भागों में बटी होती है। यानी पीछे की ओर जिस नली में खुलती है उसे क्या बोलते हैं, नासिका बेस। क्या बोलते हैं, नासिका बेस। जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार रचना होती है, जो कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार रचना होती है, उसे क्या कहते हैं, कांची कहते हैं।
नासिकावेश में टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार रचना होती है, उसी को क्या बोलते हैं? काची कहते हैं। देखिए ये पीछे की ओर, और नासिकावेश पीछे की ओर जिस नली में मिलती है उसे क्या बोलते हैं? श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वास नली। नाम लिख लीजिएगा, नासिका छिद्र, नासिकावेश, नासिकावेश। और नासिकावेश के बाद श्वास नली। क्या पढ़ना? श्वास नली। श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है। एक इसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। और श्वसनी आगे चल करके अनेकों भागों में बढ़ जाती है, इसे क्या बोलते हैं? श्वसनिका। क्या बोलते हैं? श्वसनिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसनिका। और श्वसनिका अंत में अनेक छोटे छोटे ये जो रचना होती है छोटे छोटे वायु कोषों में से जुड़ जाती है। किससे जुड़ जाती है? वायु कोष। जो मानव में इसकी संख्या 3 × 10⁸ होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। क्लियर? और फेफड़े में जगह जो होती है वायु के लिए वो कितनी होती है? 400 से 800 वर्ग फीट सतह होती है। कितना फीट? तो 400 से 800 वर्ग फीट सतह होती है। किसमें? फेफड़े में होती है। फेफड़े चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। नाम लिख लीजिएगा, पैराइटल प्लूरा। क्या होती है? पैराइटल प्लूरा होती है। आगे से समझिएगा। तो नासिकावेश में क्लियर हुआ। अब नासिकावेश में छोटू तीन भाग में बटे थे। नासिकावेश में कितने भागों में? 3 भागों में। एक होती है प्राघ्राण। क्या होती है? प्राघ्राण या प्राकोष्ठ बोलते हैं। दूसरी होती है घ्राण यानी प्राघ्राण क्षेत्र, और दूसरा घ्राण क्षेत्र। कौन क्षेत्र? घ्राण क्षेत्र। समझ रहे? क्लियर हो रहा? पहला प्राघ्राण क्षेत्र और दूसरा घ्राण क्षेत्र और तीसरा श्वसन क्षेत्र। तीसरा श्वसन क्षेत्र। तो नासिकावेश में 3 क्षेत्रों में बढ़ जाती है, प्राघ्राण क्षेत्र, घ्राण क्षेत्र और श्वसन क्षेत्र। प्राघ्राण क्षेत्र जो सबसे आगे वाली भाग होती है, सबसे आगे वाली भाग जिसमें रोम युक्त त्वचा होती है। जो किसे कैसे होती है? रोम युक्त त्वचा, यानी जो हम लोग नाक का बाल करते हैं छोटे छोटे, ये वाली भाग क्या कहलाती है? सबसे आगे वाली जो रोम युक्त होती है। क्या होती है? रोम युक्त। उसे क्या बोलते हैं? प्राघ्राण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्राघ्राण। बीच वाली भाग, इसके जस्ट पीछे वाली भाग को क्या बोलते हैं? घ्राण क्षेत्र। क्या कहते हैं? घ्राण क्षेत्र। और उसके जस्ट पीछे वाली भाग यानी पीछे वाली सबसे नीचे वाली भाग को क्या बोलेंगे? श्वसन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? श्वसन क्षेत्र, जिसमें म्यूकस का स्राव होता है। जिसमें क्या चीज का स्राव होता है? म्यूकस का स्राव होता है। यानी सबसे पहले श्वसन के माध्यम से जो गंदगी जाती है उस गंदगी को प्राघ्राण क्षेत्र यानी जो रोम युक्त त्वचा जो होती है उसे रोकने का प्रयास करती है और रोकती है। और जो कुछ अवशेष बच जाती हैं वो आगे चल करके इसमें कुछ रुकती है। उसके बाद आगे चल करके श्वसन क्षेत्र में जो म्यूकस होती है उसे अपने लार में यानी श्लेष्मा में चिपका करके रख लेती है। सिर्फ वायु ही प्रवेश कर पाती है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नासिकावेश। क्या पढ़े? नासिकावेश। अब नासिकावेश में आगे चल कहां जुड़ी होती है? श्वास नली से। कहां से जुड़ी है? श्वास नली से। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नासिकावेश में पीछे की ओर जिस नली में मिलती है उसे क्या बोलते हैं? श्वास नली। क्या कहेंगे? श्वास नली। जो देखिए इसके बीच में अर्धवलय द्वारा जुड़ी रहती है। बीच बीच में जो उपास्थि बनी होती है यानी इसे चिपकने से रोकती है, इसे सटने से क्या करती है? रोकती है। और इसके बाद हम लोग श्वास नली का आगे कहां बढ़ जाती है? श्वसनी में। और श्वसनी में भी इस प्रकार की उपास्थि की बनी रचना होती है जो इसे चिपकने से रोकती है। तो इसे चिपकने से रोकती है। क्लियर? समझिए। तो बोलेगा श्वास नली क्या समझ आए कि नासिकावेश में पीछे की ओर जिस नली में खुलती है उसे क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। जिसमें उपास्थि की बनी अर्ध वलयाकार
रचना होती है उपास्थि की, जो इसे चिपकने से क्या करती है, रोकती है। अस्थमा जैसे रोग होते हैं उसमें क्या होता है, यही क्या होता है, खराब हो जाती है और चिपक जाती है या चिपकने का प्रयास करती है, जिसके माध्यम से वायु क्लियर नहीं जा पाती, यानी तकलीफ होती है सांस लेने में। उसी प्रकार श्वास लेने के बाद पूछेगा श्वसनी क्या है, तो कहेंगे श्वास लेने पीछे की ओर दो भागों में बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। इसके माध्यम से कहा गया श्वसनिका में, श्वसनिका कहेंगे, तो कहेंगे श्वसनी पीछे की ओर अनेक रचनाओं में बढ़ जाती है, छोटी छोटी रचनाओं में, उसे क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनिका। और श्वसनिका कहाँ जुड़ी रहती है, फेफड़ों से। किससे जुड़ी रहती है, फेफड़ों में। तो इस प्रकार हम लोग मानव में श्वसन तंत्र देखें। अब इसमें कुछ रचनाएं के बारे में हम लोग तो पढ़ लिए, लेकिन अब श्वसन के बारे में हम लोग और भी बढ़िया से समझते हैं। जैसे हम लोग सांस लिए तो ये कहाँ की, फेफड़ा में गया, यानी जब फेफड़ा में आया, आगे समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट कर लीजिए पहले। चलिए हो गया, आगे समझिए। देखिए हम लोग जब श्वसन पढ़े तो क्या इसमें वायु की, तो वायु से जो ऑक्सीजन होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और इसमें मौजूद फेफड़ों में मौजूद रक्त केशिका से अभिक्रिया करती है। रक्त केशिका से क्या करती है, अभिक्रिया करती है, और यह निर्माण करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या निर्माण करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और इसी रूप में रक्त केशिका के माध्यम से पूरे यानी संपूर्ण शरीर में चली जाती है, और संपूर्ण शरीर के प्रत्येक कोशिका में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, प्रत्येक कोशिका में चली जाती है। कोशिका में पहुंचते ही हम लोग जानते हैं कि कोशिका में क्या होती है, जो भोजन किए ग्लूकोज के रूप में प्रत्येक कोशिका में मौजूद, क्या है, मौजूद है। जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में गया तो यह ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और यह ऑक्सीजन मिलते ही इसका विखंडन होती है, ऑक्सीकरण होती है, जिससे क्या निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, जो संपूर्ण शरीरों में यह ऊर्जा काम देती है। और जो ऊर्जा में हम लोग पढ़े हैं कि ग्लूकोज का विखंडन के स्वरूप ऊर्जा निर्माण होती है, जल भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। क्या निर्माण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। या अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है कौन, हीमोग्लोबिन, और निर्माण करता है अनॉक्सी हीमोग्लोबिन। क्या निर्माण करता है, अनॉक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे इसको, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन, क्लियर, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इस रूप में ही यह पुनः कहाँ आ जाती है, फेफड़े में आ जाती है। कहाँ आ जाती है, फेफड़े में आ जाती है, रक्त केशिका के माध्यम से। किसके माध्यम से, रक्त केशिका के माध्यम से। और यहाँ पुनः यह टूट जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड पुनः शरीर से बाहर निकल जाती है, और पुनः फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और पुनः जाती है। यानी इस प्रकार क्रिया होती है श्वसन की। क्लियर। अब हम लोग ये पढ़े, यानी सांस एक बार आ रही है, एक बार बाहर जा रही है, तो इसी क्रिया को जो हम लोग कहते हैं श्वासोश्वास। क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। जो आप लोग श्वसन की परिभाषा याद किए हुए थे कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोश्वास कहते हैं। श्वसन की परिभाषा हम लोग क्या समझे कि बाहरी वातावरण से लिया गया ऑक्सीजन फेफड़े में जाती है। कहाँ जाती है, फेफड़े में जाती है। तो फेफड़े से यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है, प्रत्येक कोशिका में जाती है, जिससे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है, जो शरीर से बाहर पुनः निकल जाती है। इस संपूर्ण क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन का परिभाषा ये हो। लेकिन आप लोग जो परिभाषा रटे हुए थे कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, ये क्या होती है, श्वासोश्वास होती है। यानी यह दो भागों में, यानी यह कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रश्वास, क्या होती है, प्रश्वास, और एक होती है उच्छ्वास। सिर्फ कहेगा सांस लेने की क्रिया को तो क्या कहेंगे, प्रश्वास। सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास, और सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास। सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास, और दोनों कहेंगे सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोश्वास। क्लियर। तो इस प्रकार हम लोग देखें मानव में श्वसन तंत्र। क्या देखें, मानव में श्वसन तंत्र। क्या ये चैप्टर समाप्त हो गई। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनेगा, आराम से बनेगा।
और हम लोग जल्द ही मिलेंगे अगले लेसन की वीडियो लेकर आएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, और बने रहिए। और बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और फैला दीजिए पूरे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोग भी पढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।